आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो मेन पार्ट है उसे कवर अप करते हुए हमने वीडियो बनाई है। इस पार्ट में हम जो सबसे पहले देखेंगे वो देखेंगे रिप्रेजेंटेशन कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इसके रिप्रेजेंटेशन से ही हमारा आगे का चैप्टर क्या है डिपेंड करता है कि अगर हमें रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली समझ आ रहा है या नहीं। फिर उसके बाद कई लोग कॉम्प्लेक्स नंबर और वेक्टर्स को ना सिमिलरली ट्रीट करते हैं, तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उससे हमें सॉल्व करने में क्या इजीनेस होती है, सेकंड पॉइंट हम वो देखेंगे। और थर्ड आता है हमारे पास में कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज्वाइन कर देते हैं तब किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है या क्या तब फॉलो होता है जो हमें क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। तो ये तीन चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। डी मोइवर्स थ्योरम और जो हमारे क्यूब रूट्स होते हैं या फिर रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं वो वाला जो पार्ट है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो भी जल्दी ही हम अपलोड करेंगे। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है रिप्रेजेंटेशन से। तो रिप्रेजेंटेशन में अगर हम देखेंगे तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है हमारे पास में z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये सबसे बेसिक फॉर्म होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने की। फिर आता है हमारे पास में पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और फिर आती है यूलर फॉर्म जिसमें होता है z इज इक्वल टू आर इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा। तो जो सेकंड और थर्ड टर्म है वो इनडायरेक्टली सेम ही है, बिकॉज ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये दोनों सेम ही है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है। बट अब z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का मीनिंग क्या होता है हम वो समझते हैं। तो आप में से ये भी सब जानते हैं कि a क्या है, यहाँ पे इसका रियल पार्ट है, और आयोटा b क्या है, इमेजनरी पार्ट है, और b क्या होगा, उस इमेजनरी पार्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू की इमेजनरी पार्ट कितना है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे ग्राफ पे देखें तो ग्राफ पे इसे हम किस तरीके से समझेंगे ये देखते हैं। तो जैसे नॉर्मल में कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं कि ऊपर वाली एक्सिस y एक्सिस होती है, नीचे वाली एक्सिस x एक्सिस होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि जो y एक्सिस होती है, अब यहाँ तो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट है, तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो चेंज हो जाती है। तो जैसे ये लाइन क्या बन गई मेरे पास में, ये रियल एक्सिस बन जाती है और ये इमेजनरी एक्सिस बन जाती है। तो अगर मैंने इमेजनरी एक्सिस को y कोऑर्डिनेट की जगह लिया है, अगर हम समझे इस तरीके से, तो b क्या हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और a क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, लेट से 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका रियल पार्ट 2 है और इमेजनरी पार्ट 3 है। तो हम क्या करेंगे, रियल एक्सिस पे पॉइंट बनाएंगे 1 2 3 4, ऐसे ही इमेजनरी पार्ट पे भी बनाएंगे 1 2 3। तो यहाँ पे आया हमारा 1 और 2, और यहाँ से हमें ऊपर देखो रियल पार्ट कितनी दूरी पे है, 2 यूनिट्स की डिस्टेंस पे, तो 2। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, ठीक है 2। इमेजनरी पार्ट कहाँ पे, 3 पे, तो आएगा 1 2 3, तो 3 पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या है हमारे पास में, वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z। ओके, अब सिमिलरली इसको अगर हमने कर लिया तो सेकंड वाला पार्ट हमारा बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ये थीटा क्या होता है और ये r क्या होता है। तो r हमारे पास में होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसकी ओरिजिन या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा 0 प्लस 0 आयोटा होता है उससे डिस्टेंस क्या होती है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, अगर हम देखेंगे तो सिंपल सा, अगर डिस्टेंस क्या होगी, इसको मैंने इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, मुझे पता है ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि ये क्या है y एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये क्या होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा ना ये पॉइंट, तो हमें पता है परपेंडिकुलर है ये, और नीचे वाला पॉइंट हो गया 2, तो पाइथागोरस थ्योरम से लेंथ निकल जाती है। तो अगर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट जनरल a प्लस आयोटा b होते तो उस केस में हमारे पास में डिस्टेंस क्या होती पाइथागोरस थ्योरम से, तो जो हमारी r की वैल्यू होती वो हो जाती है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब पॉइंट आता है ये थीटा क्या होता है। तो ये थीटा होता है कि जब हम 0,0 को उस कॉम्प्लेक्स नंबर से ज्वाइन करते हैं तो ये जो पॉइंट होता है ये हमारा होता है थीटा। ओके, दिस पॉइंट इज थीटा।
तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, ये एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस के साथ में जो एंगल ड्रॉ करता है वो थीटा होता है। और इस थीटा को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के सेंस में क्या बोलते हैं? इट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। इसे इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो थीटा क्या है यहाँ पे? हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। और जनरल अगर हम मेन आर्ग्यूमेंट की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है ये होता है हमारे पास में लेस देन और इक्वल टू पाई मेन आर्ग्यूमेंट, और ग्रेटर देन माइनस पाई। अदरवाइज नॉर्मली तो हम 2n पाई ऐड करके और भी फॉर्म लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मली मेन आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो हमारा वो माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। अब थीटा हमें पता चल गया, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह हम r इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये बात थी हमारे पास में यहाँ रिप्रेजेंटेशन की, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अब देखते हैं कि ये वेक्टर्स की तरह क्यों है, ऐसा क्या है जो इन्हें वेक्टर्स की तरह बनाता है। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, हमने यहाँ पे 3 पॉइंट बनाए हैं। एक है पॉइंट ए, एक है पॉइंट बी, और एक है पॉइंट सी। तो हमें एक रूल पता है, मैंने बनाया ए से बी की डायरेक्शन में एक वेक्टर, फिर मैंने बनाया बी से सी की डायरेक्शन में एक वेक्टर, और मुझे पता है कि अगर मैं ए बी वेक्टर को और बी सी वेक्टर को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? थर्ड वेक्टर ए सी वेक्टर। ओके, तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? ए से बी की डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है ना, वो क्या होता है? ए से बी की डायरेक्शन में जिसकी डायरेक्शन में हम जा रहे होते हैं उसे हम बाद में लिखते हैं, तो आ जाएगा ए बी वेक्टर। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास में प्लस में यहाँ पे, उसके बाद क्या है हमारे पास में? बी सी वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? बी से सी की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बी से सी वेक्टर। तो इनडायरेक्टली जो साइन बना होता है ये हमें ऑटोमेटिकली खुद समझा देता है कि हमारा वेक्टर कहां से कहां जा रहा है। ये जा रहा है ए से बी की तरफ, ये जा रहा है बी से सी की तरफ। अब एक्चुअल में ए बी वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? ये हमें बताता है कि जो मेरा बी पॉइंट है उसके जो पोजीशन वेक्टर है उसमें से अगर मैं ए का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ए बी वेक्टर मिलेगा। मीन्स जिसकी डायरेक्शन में हम जा रहे होते हैं उसके में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा? यहाँ प्लस बी वेक्टर या माइनस बी वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? प्लस का सी वेक्टर बच गया मेरे पास में और माइनस का ए वेक्टर बच गया। तो इनडायरेक्टली हम सी वेक्टर में से ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है एक वेक्टर जो ए से सी की डायरेक्शन में जा रहा है। तो इनडायरेक्टली ये ए सी वेक्टर के इक्वल है। अब सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या है? ये सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। उनमें भी अगर मैं बोलूं कि लेट से अगर मेरा एक पॉइंट है Z1, A Z1 है, B Z2 है और C Z3 है, तो जो हमारा, जैसे हमने यहाँ ए बी वेक्टर क्या बोला, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में वेक्टर को यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे Z2 माइनस Z1 लिख रहा हूं तो इसका मीनिंग क्या है? ये हमारे पास में ए बी के बारे में ही बात हो रही है। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1। बस फर्क क्या होता है? Z2 माइनस Z1 यहाँ पे हमारे पास में इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट होता है, तो दैट्स वाई वेक्टर नहीं बन सकता है। लेकिन अगर जैसे 2 डायमेंशनल स्पेस में अगर मैं रियल पार्ट को आई कैप और इमेजिनरी पार्ट को जे कैप की तरह ट्रीट करूं तो ए बी वेक्टर इज Z2 माइनस Z1। सिमिलरली अगर मैं देखूंगा तो मेरा बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा? बी सी वेक्टर हो जाएगा मेरा Z3 माइनस Z2। और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए सी वेक्टर क्या बन जाएगा? सिंपल सा ये बन जाएगा Z3 माइनस Z1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और वेक्टर्स में कोई डिफरेंस है ही नहीं, एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आगे की अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सेम होती है इनकी। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो जैसे आप देखेंगे ये हमने एक पॉइंट ए बनाया है, एक पॉइंट बी है, और ये ए और बी को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर है ए बी वेक्टर। अब हमें पता है कि ये जो लेंथ होती है ए बी, ये क्या होती है? इसे हम बोलते हैं मोड ऑफ ए या मॉड्यूलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। वेक्टर्स में हम टर्म यूज करते हैं
मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बोल लूं कि अगर मेरा पॉइंट ए है Z1, है ना, और लेट से मेरा पॉइंट बी है Z2, तो सिमिलरली अब Z2 माइनस Z1 तो वेक्टर की तरह है। हमने अभी बताया कि Z2 माइनस Z1 एक वेक्टर की तरह है, लेकिन अब Z2 माइनस Z1 के लिए यहां पे हमने टर्म क्या यूज करी थी, मैग्नीट्यूड। ओके, बट यहां पे हम क्या यूज करते हैं, मोड Z2 माइनस Z1। ये जैसे यहाँ मोड ए भी था, यहाँ पे अगर मैं मोड Z2 माइनस Z1 बोलूंगा तो ये क्या होगा, ये बताएगा हमारे पास में कि अगर मैं Z2 को हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करूं और Z1 को भी अगर मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करूं, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसका क्या बताएगा, ये हमें मैग्नीट्यूड बताएगा। तो जैसे ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या बता रहा है हमें, लेंथ ऑफ ए बी। तो ये हमें बता रहा है लेंथ ऑफ ए बी, जैसे वेक्टर में बताता है यहां पर भी ये सेम चीज बता रहा है। ओके, अब हो सकता है कि आपके पास जैसे अगर Z2 गिवन हो, लेट से A2 इज इक्वल, Z2 इज इक्वल टू किस फॉर्म में है, A2 प्लस आयोटा B2 की फॉर्म में, और Z1 किस फॉर्म में है, A1 प्लस आयोटा B1 की फॉर्म में। तो अब मोड ऑफ Z2 माइनस Z1 क्या होगा, तो ये हमारे पास में सिंपल सा हो जाएगा। इसे हम क्या लिखेंगे देखते हैं। तो रियल पार्ट में से हमेशा रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होता है और इमेजनरी में से इमेजनरी, हम रियल में से इमेजनरी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे A2 माइनस A1, है ना, प्लस आयोटा B2 माइनस B1। अब हमें पता तो चल ही गया कि इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजनरी पार्ट क्या है। तो अगर मैं यहां से मॉड्यूलस लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा A2 माइनस A1 का स्क्वायर प्लस B2 माइनस B1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में इसका मॉड्यूलस है। तो इस तरीके से हमें ये चीजें करनी होती हैं। आप देखेंगे तो बाकी की जैसे जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है वेक्टर के लिए, क्या होता है कि अगर कोई एक पॉइंट लेट से मैं बोलता हूँ C, इसे M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा होता है, तो क्या करते हैं हम ऐसे लिखते हैं ना, M1 B वेक्टर प्लस M2 A वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। तो इसके लिए भी क्या होगा, अगर लेट से ये Z3 पॉइंट है जो इसे M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो Z3 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे M1 Z2 प्लस M2 Z1, और अपॉन में क्या आएगा हमारे पास में M1 प्लस M2। तो ये हमारे पास में जो हमने इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन समझा उसका सबसे पहला यूज आया। ये क्या था, इंटरनल डिवीजन के लिए था, ऐसे ही एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी एप्लीकेबल होता है। और ये जो हमें लेंथ वाला जो चीज हमें समझ में आई है, इसे इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, बट एक और इंपॉर्टेंट बात आई अब यहाँ पे, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर और हमारे पास में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर और वेक्टर अगर सेम ही है, तो हम दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, हम एक ही चैप्टर क्यों नहीं पढ़ लेते। तो ऐसा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इसे यूनिक बना रहा है और वेक्टर से थोड़ा डिफरेंट रख रहा है। रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट, आई कैप जे कैप इज अ डिफरेंट थिंग, बट अप्रोच तो दोनों में सेम थी। लेकिन एक प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की जो वेक्टर की नहीं है, अब हम वो पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या डिफरेंट है वेक्टर से, ये भी जानना बहुत जरूरी है हमारे पास में। तो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रोटेशन की कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, वो इसे बाकी सब चीजों से यूनिक बनाती है। हम समझते हैं कि सबसे पहले तो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रोटेशन होता क्या है। तो जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले मैंने दो क्या करे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए। मैंने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से लिया कि मोड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z2 इज इक्वल टू R है। तो मीन्स दोनों सेम डिस्टेंस पे है, तो बाद में अभी के लिए हमने सेम डिस्टेंस पे लिए दोनों ओरिजिन से। ठीक है, ताकि एक बार हम कॉन्सेप्ट समझे। तो जैसे हमें पता है कि यूलर फॉर्म में हम Z1 को क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि ये एंगल थीटा है, मीन्स इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, थीटा के इक्वल हो गया। तो Z1 को हम लिख सकते हैं Z1 इज इक्वल टू R इंटू ई रेस्ट टू पावर आयोटा थीटा। अब क्योंकि हमने रियल एक्सिस से एंगल निकाला है तो इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा ये। ठीक है, अब सिमिलरली अगर हम Z2 की बात करें
तो Z1 तो थीटा एंगल पे है ही सही, लेकिन ये Z1 से भी फाई एंगल आगे है, तो इनडायरेक्टली Z2 क्या हो जाएगा मेरे पास में, Z2 का भी मैग्नीट्यूड तो R ही है, तो R की जगह R आ जाएगा, लेकिन अब की बार हो जाएगा e⁻i थीटा प्लस फाई हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब e⁻i थीटा प्लस फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें पता है एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए कि e⁻x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं e⁻x इंटू e⁻y। सिमिलरली हम यहाँ यही करने वाले हैं, हम इसे लिखने वाले हैं r इंटू e⁻i थीटा, और उसके बाद क्या देगा इंटू में e⁻i फाई। अब r इंटू e⁻i थीटा क्या है, ये तो हमारा Z1 के इक्वल है, तो इनडायरेक्टली Z2 को हम क्या लिख सकते हैं, Z1 इंटू e⁻i फाई लिख सकते हैं। तो Z2 इज इक्वल टू Z1 इंटू e⁻i फाई। इट मीन्स कि जैसे हमारे पास में अगर कोई एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 गिवन है, तो जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है और हमें उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का एंगल अगर पता हो, तो हम दूसरे को पहले की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं सिमिलरली देखूं कि अगर मैं यहां से Z2 को या Z1 को मैं Z2 की टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं, तो मैं Z1 को क्या लिखूंगा, Z1 को मैं लिखूंगा Z1, इसको इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा Z1 इज इक्वल टू Z2 इंटू e⁻⁻i। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम समझेंगे तो Z2 के ये किस साइड में था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, और Z1 की ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करते हैं, तो हम पॉजिटिव एंगल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मींस e⁻i से, ये पॉजिटिव एंगल है। लेकिन यही अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो Z2 हमें पता था, हमें Z1 निकालना था, तो Z1 के लिए क्या करना पड़ा मुझे, Z2 इंटू e⁻⁻i। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव एंगल आया, समझ रहे हो। तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल होता है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल होता है। तो ये हमने उस केस की बात की जब कॉम्प्लेक्स नंबर सेम था, बट क्या पता कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस हो, क्या बोलते हैं मॉडुलस में। तो अब मैं बात करता हूं यहाँ पे उस केस की जब डिफरेंट है। तो जैसे मोड ऑफ Z1 की वैल्यू है R1 के इक्वल और मोड ऑफ Z2 की वैल्यू है R2 के इक्वल। ठीक है, तो अगर हम इसे अब देखते हैं अब कैसे होगा, तो हमें पता है कि अब मैं Z1 को कैसे लिखूंगा यूलर फॉर्म में, ये हो जाएगा R1 इंटू e⁻i क्या हो जाएगा थीटा। Z2 क्या हो जाएगा मेरे पास में, Z2 इज इक्वल टू R2 इंटू e⁻i थीटा प्लस फाई। ओके, अब वापस से अगर हम देखेंगे तो इसमें e⁻a प्लस b की फॉर्म है, तो इसे e⁻a इंटू e⁻b में लिख लेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा ये हमारे पास में, ये हो जाएगा R2 इंटू e⁻i थीटा इंटू e⁻i फाई। अब क्या करेंगे यहां से हम, सिंपल सा R2 तो हमारे पास में है ही नहीं कहीं पे ऊपर, कैसे करें हम इसको, लेकिन हमें e⁻i थीटा तो पता है कि ये Z1/R1 के इक्वल है, पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो Z2 इज इक्वल टू R2 को यहीं रहने देते हैं, e⁻i थीटा की जगह पुट कर देते हैं Z1/R1 इंटू e⁻i फाई। तो अगर हम देखेंगे कि अभी भी हमारे पास में प्रॉब्लम सेम ही है, यहाँ पे Z1 इंटू e⁻i फाई आया ही सही है, हमने Z1 को रोटेट किया फाई एंगल से। ठीक है, सेम चीज जो हमने यहाँ ऊपर करी है, Z1 को फाई एंगल से रोटेट किया क्योंकि पॉजिटिव है। लेकिन अब की बार क्या हुआ, यहाँ पे आ गया हमारे पास में R2/R1, और पिछले वाले केस में R2 और R1 सेम थे, तो ये रेशियो 1 के इक्वल आ रहा था। अदरवाइज क्या होगा, अब Z2 अगर ये रेशियो डिफरेंट हुआ तो हमें जो Z2 मिलेगा वो तो उसके मैग्नीट्यूड या लेंथ के अलॉन्ग मिलेगा ना, तो ऐसा करने से हमारी Z2 का जो मैग्नीट्यूड है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सी Z1 का भी तो हमें पता है मैग्नीट्यूड कितना है, R1 है, तो R1 से R1 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे ओनली R2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट भी कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किससे ज्वाइन करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज्वाइन करते हैं, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा हमारे पास केस बन जाता है, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।